सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। ये देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो म्यूज़िक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये टीजीटी वगैरह में अच्छे से आपके काम आते हैं, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा, जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने ही आपको ये जो क्वेश्चन को कॉम्पिटिशन को है जो मतलब अच्छे से है जो हायर स्कोर करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपका है, सूल ताल और चाल ताल किस गायकी में प्रयोग होता है? क्या ख्याल में, ठुमरी में, भजन में और ध्रुपद में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्रुपद में। जो हमने आपको पहले भी बात बता रखी है, सूलताल और चाल ताल ध्रुपद में प्रयोग किया जाता है। सूलताल और चाल ताल ध्रुपद गायकी में प्रयोग होते हैं। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल दे पड़ता है। अब ये देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। सूल फाग ताल में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? 7 होती हैं, 10 होती हैं, 14 होती हैं, 16 होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 2 10। संगीत में ताल का प्रमुख स्थान है। वास्तव में ताल ही संगीत का प्राण है। सूल फाग ताल में मात्राओं की संख्या 10 होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो एक ताल में 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6। ये तो देखिए हम आपको बता चुके हैं। अब आप अपने क्वेश्चंस चेक करिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो एक ताल अथवा एक ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक ताल है। यह मुख्यतः तबले पर बजाई जाती है। एक ताल में कुल 12 मात्राएं होती हैं और 6 खंड या इसके विभाग होते हैं। एक ताल में 6 विभाग होते हैं कि नहीं, 12 मात्राएं होती हैं। 2 6 12 होता है। तो इस तरह से है जो ये होता है। फिर पंचम सवारी में कितनी मात्रा की ताल है? 7 मात्रा की, 10 मात्रा की, 14 मात्रा की, 15 मात्रा की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 मात्रा है। देखिए ऑप्शन नंबर 4। पंचम सवारी ताल का एक प्रकार की मशहूर ताल है जिसका वादन अधिक होता है। इस ताल को कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ताल को कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है, ठीक। यह ताल 15 मात्रा की होती है और इसके विभाग 4 विभाग होते हैं। अब आप लोग ये बताइएगा कि जो 4 विभाग होते हैं, 4 विभाग तो होते हैं, लेकिन कितनी कितनी मात्राओं के होते हैं, ये आप हमें कमेंट में लिख कर बताइएगा। फिर है, पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तनों की कितनी मात्राएं होती हैं? 36 होती हैं, 30 होती हैं, 45 होती हैं, 42 होती हैं। तो पंचम सवारी के ताल के 3 आवर्तनों की मात्राएं 45 होती हैं, ठीक है। फिर है, चूँकि पंचम सवारी 15 मात्रा की ताल होती है अतः इसमें 15 × 3 45 मात्रा होती हैं, ठीक। फिर गझम्पा ताल कितनी मात्रा की होती है? 10 मात्रा की होती है, 12 मात्रा की होती है, 15 होती है और 16 की होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? तो गझम्पा ताल में है जो 15 मात्राएं होती है। देखिए पंचम सवारी में 15 होती हैं, गझम्पा में भी 15 मात्राएं होती है। देखिए क्वेश्चन आपका है जो एक साथ 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। फिर इसके विभाग 4 विभाग और ताली 1 5 13 पर और केवल है जो 9 पर ही बसती है। इसके बोल क्या होते हैं? धा धिन नक तक, धा धिन नक तक, तिन नक तक, तिट कत गद गिन धा। इस तरह से गझम्पा ताल की ये बोल होते हैं। फिर महाउपाध्याय उपाधि किसे मिलती है? पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर को, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को, उस्ताद फैयाज खान को, कुंदा कुमार गंधर को। किसको मिली है? तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को। तब देखिए इनके बारे में, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिभा रखते थे। उन्होंने स्वतंत्र संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी जी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर राम धुन कहकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा और स्टेटमेंट इसका है जो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए, इनको महाउपाध्याय उपाधि से भी सम्मानित किया गया। एक है जो आपका स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी, बम्बई में हुई थी, लाहौर में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 3 लाहौर में। ये क्वेश्चन भी सब देखो बच्चों हैं जो क्वेश्चन के ही है, जो मतलब प्रैक्टिस सेट के ही है जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यही क्वेश्चन ही बने हुए हैं। तो उसको देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 2 3 बार पढ़िएगा जब तक उसको जो लर्न ना हो जाए, या इसके नोट्स बना दीजिएगा, ठीक है। तो क्रमिक पुस्तिका के मालिका लेखक, अच्छा सॉरी क्वेश्चन छूट गया था ना। अच्छा,
गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना 5 मई 1901 को लाहौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा की गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम है, मतंग है, अहोबल है, भरत है और या भातखंडे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भातखंडे। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक भातखंडे। बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप याद करिएगा ये और नोट्स इसके बना लीजिएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक विष्णु नारायण भातखंडे हैं। मतंग ने बहद देसी की, भरत ने नाट्य शास्त्र की एवं पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाग्यकार क्या होता है। वाग्यकार वह है जो गीत की रचना करे या स्वर रचना करे, निपुणता में से गा सके या उक्त सभी। तो इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, आंसर ना हो जाएगा 4, उक्त सभी। जो गीत की रचना भी करता है, जो स्वर की भी रचना करता है, जो निपुणता से गा भी सकता है, इन्हीं सबको है जो जिस इंसान में जो ये सब चारों गुण होते हैं उसी को पहले है जो समय है जो वाग्यकार कहा जाता है। तो वाग्यकार वह है जो गीत की रचना करे, स्वर रचना करे और जो निपुणता से उसे गा सके। फिर है, भारतीय संगीत की वर्तमान में कौन सी स्वरलिपि पद्धति सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रचलित है। देखिए, विष्णु दिगंबर पद्धति, उस्ताद मौला बख्श पद्धति, ओंकार नाथ ठाकुर पद्धति, भातखंडे पद्धति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4, भातखंडे पद्धति। भारतीय संगीत में केवल 2 संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं, विष्णु दिगंबर पद्धति और भातखंडे पद्धति। भारतीय संगीत की भातखंडे पद्धति वर्तमान में सबसे अधिक और लोकप्रिय और प्रचलित है, ठीक है। अब देखिएगा, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के हैं। किराने के हैं, बनारस के हैं, दिल्ली के, ग्वालियर के हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा किराना घराना के। तो पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे। वह किराना घराने से थे। वे किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान से भी बहुत ही प्रभावित थे। भारत सरकार ने इन्हें कला के क्षेत्र में 1985 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। देखिए, सबसे है जो मतलब है जो ये सब इम्पॉर्टेंट तो सभी इसमें पॉइंट हैं, चाहे जो शास्त्रीय संगीत देख लीजिए सबसे कलाकारों में, या किस घराने से थे जैसा कि क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, फिर इसके संस्थापक, ठीक, ये सब इसीलिए है। अच्छा, और किस सन में पद्म विभूषण मिला, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिएगा, इसके बाद इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब देखिए, इनमें से कौन सा गलत है। जैसे शोरी मियाँ ने टप्पे को नया रूप दिया, आलाप के द्वारा राग के रूप को प्रकाशित किया जाता है, फिर श्रुतियों की संख्या 20 है, फिर रागवाचक स्वरों को तालबद्ध करके गाने को सरगम कहा था। इसे आपको देखने से पहचान गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है, क्योंकि इतना तो सभी जानते हैं श्रुतियों की संख्या 20 नहीं होती है। तो शोरी मियाँ ने टप्पे को नया स्वरूप दिया, फिर आलाप के द्वारा राग के रूप को प्रकाशित किया जाता है, फिर रागवाचक स्वरों को तालबद्ध करके गाने को सरगम गीत कहा जाता है, ठीक है। फिर श्रुतियों की संख्या 22 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, तबला किसकी देन है। अमीर खुसरो की है, तानसेन की है, स्वामी हरिदास की है या फयाद खान की है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर 1, 13वीं शताब्दी, ठीक। 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि और कृष्ण और संगीतज्ञ उस्ताद अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके है जो तबले का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि मतलब किस शताब्दी में है जो उस्ताद अमीर खुसरो ने पखावज किसने है जो मतलब आविष्कार, पहला तो क्वेश्चन होता है किस मतलब व्यक्ति ने किसने है जो तबले का आविष्कार किया, ठीक। फिर किस शताब्दी में किया, ठीक। फिर है जो किस तरह से किया, तो पखावज के 2 टुकड़े करके जो तबले का आविष्कार किया। फिर है जो गायन तालबद्ध नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, निबद्ध कहते हैं, अल्पत्व कहते हैं, अनिबद्ध कहते हैं, बहुत्व कहते हैं। तो आपका हो जाता है अनिबद्ध। जो गायन तालबद्ध में नहीं होता तो अनिबद्ध ही हो जाएगा, होता तो निबद्ध हो जाता। तो अनिबद्ध गायन किसे कहते हैं, जब कोई रचना स्वरों में बंधी हो किंतु ताल में ना बंधी हो। स्वर में तो बंधी हो लेकिन ताल में ना बंधी हो तो उसे अनिबद्ध गायन कहते हैं, गायन है तालबद्ध कहते हैं। जब किसी राग में किसी स्वर का महत्व कम दिखाकर राग विस्तार में इसका उपयोग कमी के साथ किया जाता है तो उसे अल्पत्व कहते हैं। बहुत 2 प्रकार से दिखाया जाता है, अलघन और
अलंघन और अभ्यास से। फिर तालबद्ध रचना को निबद्ध गान कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन से अगर रिलेटेड अगर आप देखिए ध्यान से तो कितने क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। तो हमारी समझ में ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझने चाहिए और अच्छे लगने चाहिए और आपके लिए हेल्पफुल होने चाहिए। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट बस इतनी है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, पढ़ते हैं, तो उसे अच्छी तरह से पढ़ें और उसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे भी आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।